हाय। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक मिस्ट्री ड्रामा शो जिसका नाम है पेंडिंग ट्रेन। आगे स्पॉयलर्स हैं, संभाल के देखना। शो की शुरुआत होती है टोक्यो में एक बिल्कुल आम सुबह पर, जहां लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिजी हैं। एक हेयर ड्रेसर जिसका नाम है कायाशीमा ट्रेन बोर्ड करने वाला होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे किसी इंसान से मिलना चाहिए या नहीं। इसी वक्त एक हाई स्कूल जिम टीचर साय प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है अपने काम पर जाने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर जिसका नाम है शिराहामा, और वही आदमी है जिसे वो बहुत सालों से पसंद करती है। लेकिन शिराहामा उसे पहचान नहीं पाता और हमें पता चलता है कि वो भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन आती है और तीनों, कायाशीमा, साय और शिराहामा, बाकी पैसेंजर्स के साथ अंदर चढ़ जाते हैं। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, अपना दिन मेंटली प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक अर्थक्वेक अलर्ट बजता है और सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। बहुत से लोग और चीजें एकदम से गायब हो जाती हैं। ट्रेन तेज रफ्तार से एक टनल के अंदर घुस जाती है और उसके बाद एक जबरदस्त इंपैक्ट साउंड आता है जो सब पैसेंजर्स को हिला के रख देता है। सब अपना बैलेंस खो देते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक जाती है। पैसेंजर्स धीरे धीरे उठते हैं और सावधानी से बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर आते ही वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने एक अनजान जंगल है। सब इमरजेंसी कॉल करने लगते हैं, लेकिन सिग्नल कहीं नहीं मिलता। पैनिक बढ़ने लगता है। तब शिराहामा आगे आता है और अपना परिचय देता है कि वो एक फायर फाइटर है और सबको तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो हर पैसेंजर को चेक करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी को चोट तो नहीं लगी। इसी दौरान स्टेशन पर पुलिस को पता चलता है कि एक ट्रेन कैरेज अचानक से गायब हो गई है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी चीज बिना कोई निशान छोड़े कैसे डिसअपियर हो गई। क्या ये अर्थक्वेक में गई हो सकती है सर? एक ऑफिसर पूछता है। नहीं नहीं, ये बात समझ नहीं आती, जवाब मिलता है। वापस ट्रेन के पास शिराहामा फैसला करता है कि वो टनल के अंदर जाके देखेगा कि कहीं मदद मिल सकती है क्या। साय और कायाशीमा उसके साथ चलने की ऑफर देते हैं और वो हाँ कह देता है। तीनों टनल के अंदर चल पड़ते हैं जब तक वो उसके एंड तक नहीं पहुंच जाते। और जो वो देखते हैं वो हिला देने वाला होता है। वहां एक भी बिल्डिंग नहीं होती, सिर्फ एक विशाल डेजर्ट और पहाड़ी इलाका। कुछ देर बाद वो तीनों ट्रेन के पास लौट कर आते हैं और सबको बताते हैं जो उन्होंने देखा। ये सुनकर सब और ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो किसी और दुनिया में आ गए हैं। तब शिराहामा सबसे रिक्वेस्ट करता है कि अपना नाम बताएं ताकि वो एक लिस्ट बना सके। सब 46 पैसेंजर्स अपनी डिटेल्स देते हैं, बस कायाशीमा के अलावा, जो अपना नाम बताने से मना कर देता है। इसी बीच साय इम्प्रेस्ड होती है शिराहामा से और याद करती है कि एक बार वो उसके स्कूल आया था फायर फाइटिंग ट्रेनिंग देने। वही पल था जब उसने उसे पहली बार देखा और दिल हार बैठी। थोड़ी देर बाद एक लड़की रीना को एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है, एक मर्डर सस्पेक्ट के बारे में जो ट्रेन के पास दिखा गया था। भूख लगने पर वो अपने पास रखे बैग को चेक करती है कुछ खाने के लिए, लेकिन वो कायशीमा का बैग निकलता है। उसमें उसे मिलता है एक पेयर ऑफ सिजर्स और एक लेटर जेल से। रीना तुरंत वो सब चीजें वापस रख देती है और चुपके से किसी और बैग से खाना चुरा लेती है। वो ज्यादा खाना खुद खा लेती है और प्लास्टिक बैग कायशीमा को दे देती है। थोड़ी देर बाद पैसेंजर्स को भूख लगती है, तो साय अपना बैग खोलती है ताकि कुछ खाना बांट सके। लेकिन वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि उसका खाना पहले ही चुरा लिया गया है। गुस्से में वो पूछती है, बताओ चोर कौन है? कायशीमा को देखा जाता है फूड बैग के साथ, तो रीना बिना वक्त गंवाए उस पर इल्जाम लगा देती है। वो ये तक बता देती है कि उसे उसके बैग में एक जेल का लेटर और वेपन्स मिले थे। इससे सबको लगता है कि वो एक क्रिमिनल है। कायशीमा सारे इल्जामों से इनकार करता है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते और उससे डरने लगते हैं। बेचारा कायशीमा बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो फैसला करता है कि वो ग्रुप छोड़कर अकेला ही अपना घर ढूंढने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद ग्रुप अपने पास बचा हुआ खाना निकालता है और सबके बीच बराबर बांट देता है। एक ब्लॉगर लड़का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि हाँ, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। और जब वो अपनी पहली वाली फुटेज चेक करता है, तो उसे वीडियो मिलती है जिसमें रीना खाना चुरा रही होती है। वो तुरंत सबको ये वीडियो दिखा देता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं ये जानकर कि कायशीमा तो निर्दोष था। लेकिन रीना को बिल्कुल गिल्ट नहीं होता। वो कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला था। कायशीमा फिर भी एक क्रिमिनल है। साय और शिराहामा उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे डांटते हैं और फिर दोनों कायशीमा को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर कायशीमा बिना दिशा के भटक रहा होता है जब तक कि वो एक डेड एंड रवीन तक नहीं पहुंच जाता। वो आसपास देखने की कोशिश करता है, जब अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से टूट जाती है और वो फिसलकर नीचे गिरने लगता है। अब वो एक ट्री के रूट को पकड़कर लटका होता है, बस एक कदम दूर, नीचे गहरी खाई में गिरने से। लेकिन किस्मत से साय और शिराहमा वहां वक्त पर पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर उसे ऊपर खींचकर बचा लेते हैं।
जब वो सेफ हो जाता है, वो दोनों उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे अकेला छोड़ दिया। काइशिमा ठंडे लहजे में कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन्हें अपना दोस्त ही नहीं मानता। अगली सुबह पैसेंजर्स एक डेस्परेट हालत में होते हैं। मदद अभी तक नहीं आई होती। वो सब जंगल में इधर उधर फैल जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। शाम के वक्त एक हाई स्कूल स्टूडेंट बताता है कि उसे एक डिस्कार्डेड कैन मिला है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है 2026। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था तनाका कहती है कि उसने टोक्यो ब्लूम टावर देखा जो 2026 में कंप्लीट होने वाला था। इसी दौरान एक बॉटनिस्ट काटो बताता है कि उसे एक ऐसा प्लांट मिला है जो साइंटिफिक तौर पर अगले 30 साल तक एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। इन सब बातों को देखकर ग्रुप ये अंदाजा लगाता है कि उनकी ट्रेन 30 साल फ्यूचर में ट्रैवल कर गई है, जहां सिविलाइजेशन कोलैप्स हो चुकी है। ओह ओ, थोड़ी देर बाद एक इंजर्ड आदमी भागते हुए ट्रेन पर आता है और घबराहट में बताता है कि उसे एक ड्रिंक्स का कार्ट मिला था, लेकिन उसके लाने से पहले ही किसी ने चुरा लिया। ग्रुप तुरंत रीमा पर शक करता है, लेकिन इस बार वो कहती है कि वो इनोसेंट है। फिर भी सब ये मानते हैं कि चोर उनके बीच में ही है और सबके बीच इल्जाम और बहस शुरू हो जाती है। शिराहामा बीच में आता है सबको शांत करने के लिए, और वो एक तार सेट करता है ताकि वो बारिश का पानी कलेक्ट कर सके, कम से कम कुछ ड्यू तो मिल जाए। लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती, बारिश होती ही नहीं और सब और ज्यादा होपलेस महसूस करते हैं। अगली सुबह ट्रेन कंडक्टर तनाका को एक वाटर बॉटल के साथ पकड़ लेता है और समझ जाता है कि वही कार्ड थीफ है। वो तुरंत उसे सबके सामने ले जाता है और सच बता देता है। तनाका ये बात डिनाई नहीं करता, बल्कि पानी के बदले पैसे मांगता है क्योंकि सिर्फ उसे ही जगह का पता है। लेकिन कायोशिमा आगे बढ़ता है और गुस्से में उस बूढ़े आदमी को पकड़ के धमकी देता है कि अगर उसने ऐसी हरकत दोबारा की तो वो उसे मार डालेगा। तनाका डर जाता है, मैं तो मजाक कर रहा था, कहकर घबरा जाता है और फिर ग्रुप को कार्ड के लोकेशन तक ले जाता है। सबको एक एक वाटर बॉटल मिलती है, जिससे सब थोड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, उन्हें जल्दी कोई सोर्स ढूंढना ही होगा। अगले दिन एक छोटी टीम पानी की तलाश में निकलती है। रास्ते में उन्हें कुछ मेंढक और गीली मिट्टी मिलती है, जो ये बताता है कि उनका मंजिल अब करीब है। कई घंटों तक चलने के बाद शिराहामा एक सेफ्टी रोप बांधकर संभल की एक क्लिफ पर चढ़ने लगता है, जबकि बाकी लोग नीचे रुक जाते हैं। आखिरकार वो एक ताजा पानी का स्ट्रीम ढूंढ लेता है और सबको इसके बारे में बताता है। लेकिन जैसे ही शिराहामा थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक विशाल समंदर होता है और दूर से माउंट फूजी भी दिख रही होती है। लेकिन ये वो माउंट फूजी नहीं थी जिसे वो पहले जानते थे, क्योंकि आसपास कहीं भी सिविलाइजेशन का एक भी निशान नहीं था। जब शिराहामा वापस ट्रेन के पास आता है, वो पैसेंजर्स को माउंट फूजी की फोटो दिखाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका फ्यूचर में ट्रैवल करने का थियोरी सच हो जाता है। सब लोग अपने फोन्स पर अपने प्यारे लोगों के लिए आंसू भरे मैसेजेस रिकॉर्ड करने लगते हैं, अगर वो कभी वापस ना लौट सकें। इसी दौरान साए कायाशिमा के पास आती है और दोनों के बीच एक दिल छू लेने वाली बातचीत होती है। इस मोमेंट में कायाशिमा अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बताता है, कैसे उसने अपने छोटे भाई तात्सुया को पालने के लिए कितनी मेहनत की। वो बताता है कि उनके माँ-बाप ने उन्हें छोड़ दिया था और उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। लेकिन जब तात्सुया टीनेजर बना, तो वो गलत रास्तों पर चल पड़ा और आखिर में उसे जुवेनाइल जेल भेज दिया गया। तब से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और अब 2 साल बीत चुके थे। वो ये भी बताता है कि जेल से आया हुआ लेटर उसके भाई तात्सुया ने भेजा था, जिसका रिलीज वही दिन था जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ। ये सुनकर साय उसे तसल्ली देती है और फिर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके भाई तक पहुंचा सके। लेकिन कायाशिमा मना कर देता है और कुछ देर बाद साय का फोन बैटरी भी खत्म हो जाता है। ये देखकर कायाशिमा उसे फूलिश कहता है, लेकिन ये भी साफ दिख रहा होता है कि उसके दिल में साय के लिए जज्बात पैदा हो रहे हैं। उधर बाहर की दुनिया में सारे मिसिंग पैसेंजर्स के परिवार ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठा होते हैं और उनके बारे में जानकारी मांगते हैं। तात्सुया भी उनमें शामिल होता है और जब वो अपने भाई के सैलून पर पहुंचता है तो देखता है कि लोगों ने वहां उसके लिए फूल छोड़े हैं। ये देखकर तात्सुया गुस्से से भर जाता है और जोर से कह देता है, मेरा भाई जिंदा है। कुछ देर बाद तानाका जंगल में एक अनजानी शख्सियत देखता है और उसके पीछे भाग पड़ता है। ये बिल्कुल लॉस्ट जैसा लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आता है और कायाशिमा के हेयर ड्रेसिंग टूल्स चुराकर फिर से उस शख्स के पीछे निकल पड़ता है। आखिरकार जब वो वापस आता है तो उसके हाथ कुछ नहीं होता। ये देखकर कायाशिमा गुस्से से भर जाता है और अपने प्रेशियस टूल्स चुराने पर तानाका से झगड़ पड़ता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने किसी को देखा था, एक आदमी जिसके सर पर कैप थी और वो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं था। लेकिन कायाशिमा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दोनों के बीच गर्म बहस होती है, लेकिन उसी वक्त आसमान से बारिश गिरने लगती है और सब कुछ रुक जाता है। सब लोग खुशी से पानी में झूम उठते हैं, लेकिन तानाका कहता है कि अब बस हो गया है और वो ग्रुप छोड़कर चले जाने का फैसला करता है।
अगली सुबह केटो एक फॉरेजिंग टीम बनाता है ताकि ये पहचान सकें कि कौन से जंगल के पौधे खाने लायक हैं और कौन से जहरीला। साय और रीना एक साथ बातें करते हुए बेरीज कलेक्ट कर रही होती हैं जब अचानक साय बेहाल होकर जमीन पर गिर जाती है। पता चलता है कि उसने एक जहरीला प्लांट खा लिया था जो बेरीज जैसा लग रहा था। किस्मत से उसने ज्यादा नहीं खाया होता और शिराहामा तुरंत मदद करता है ताकि वो सब वॉमिट कर दे। इसी दौरान कायाशिमा नोटिस करता है कि तनाका डोर से सब कुछ देख रहा है, चुपचाप साया बनकर। अगली सुबह ग्रुप मिलकर सर्वाइवल के लिए मेकशिफ्ट वेपन्स बनाने लगता है। वो आयरन बॉक्सेस से पॉट्स बनाते हैं, बैम्बू से कटलरी और एटीएम कार्ड्स को तेज करके उन्हें नाइफ्स में बदल देते हैं। शाम के वक्त सब लोग बॉनफायर के पास इकट्ठा होते हैं और बूढ़ी औरतें जो सूप बनाती हैं सब मिलकर वो खाने बैठ जाते हैं। लेकिन सब कुछ अचानक बदल जाता है जब कोई नोटिस करता है कि उनके सूप में एक पॉइजनस प्लांट मिला है। काटो एक नजर डालता है और समझ जाता है कि ये एक एडिबल बेरी है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल उठता है कि ये उनके सूप में आई कैसे। कायाशिमा सोचता है शायद तनाका ने ये बेरीज तब डाली होंगी जब वो पहले चुपके से आसपास मंडरा रहा था। उसे शक होता है कि बुढ़े आदमी ने सबको जहर देने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने पॉइजनस प्लांट की जगह ये बेरीज डाल दी। कायाशिमा तनाका का सामना करना चाहता है, लेकिन शिराहामा को यकीन नहीं होता कि तनाका ही कल्प्रिट हो सकता है। ये बात दोनों के बीच बहस में बदल जाती है और आखिर में शिराहामा फैसला करता है कि वो खुद जाकर बुढ़े आदमी को ढूंढेगा। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो कैंप वापस नहीं आता। इससे साय परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने जाने का फैसला करती है क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन कायाशिमा उसे वार्न करता है कि अकेले जाना बहुत रिस्की है और कहता है कि थोड़ा रुक जाए। वो उसे छेड़ता है, कहता है तुम तो शिराहामा की फैन लगती हो, लेकिन साय तुरंत मना कर देती है। फिर वो शेयर करती है वो कहानी कि कैसे उसकी शिराहामा से पहली मुलाकात हुई थी। जब तक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ था तब तक उसे उसके होने का भी पता नहीं था। उधर शिराहामा जंगल के बीच चलता हुआ बुढ़े आदमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक गहरी खाई में गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता जो उसकी आवाज सुन सके। अगली सुबह साय फिर से फैसला करती है कि वो शिराहामा को ढूंढने निकलेगी क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया। कैशिमा भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही दोनों निकलने वाले होते हैं, शिराहामा लंगड़ाते हुए कैंप में वापस आ जाता है। वो बताता है कि उसे बूढ़ा आदमी तो नहीं मिला, लेकिन उसने कैशिमा के हेयर ड्रेसिंग टूल्स वापस लिया है। ये सुनकर कैशिमा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो टूल्स उसके भाई तत्सुया ने उसे गिफ्ट किए थे और अब उसके पास सबको फैबुलस बनाने का एक मौका फिर से था। दोनों उसे तसल्ली देते हैं, कहते हैं हम जल्दी घर लौटने का रास्ता ढूंढ लेंगे ताकि तुम अपने भाई से मिल सको। बाद में शिराहामा सबको बताता है कि जहां वो कल रात था वहां की मिट्टी काफी डैम्प थी। वो सजेस्ट करता है कि अगर पास में कोई रिवर है तो शायद वो वहां से कुछ फिश भी पकड़ सकते हैं। ग्रुप को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और सब मिलकर नदी ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर बाहर की दुनिया में पुलिस एक ऐसे सस्पेक्ट को ढूंढ रही होती है जिसके सर पर कैप है, जिसने कुछ दिन पहले ट्रेन स्टेशन पर किसी को छुरा मारा था। सीसीटीवी फुटेज के बेस पर वो ये पता लगाते हैं कि वही सस्पेक्ट उसी ट्रेन में चढ़ा था जो राजमय तौर पर गायब हो गई थी। वापस जंगल में हम देखते हैं शिराहामा, कैशिमा और काटो वुड्स के बीच नदी ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पक्षी दिखाई देता है जो इस बात का इशारा करता है कि आसपास कहीं खाना हो सकता है। काटो आगे बढ़कर इन्वेस्टिगेट करता है और तभी शिराहामा और कैशिमा दूर एक अजीब आदमी को देखते हैं जिसके सर पर कैप होती है। कुछ ही पल बाद एक दर्द भरी कराह सुनाई देती है और वो काटो होता है जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। दुर्भाग्य से कल्प्रिट भाग जाता है उसे पकड़ने से पहले ही, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करो। देखने के लिए शुक्रिया।